हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, और आपके नीट के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो बच्चों डी नीट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो ये आपके डी नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों की तैयारी हो रही हो। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न दैट द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न। आपने पिछले चैप्टर में इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें हमने जेनेटिक बेसिस पढ़ा है। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। हमें पता है मेंडल के टाइम में जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक पैटर्न जो इनहेरिटेंस का था वो पूरी तरह से क्लियर नहीं था। आज मॉडर्न साइंस में हम बात करते हैं जीन का, जो कि वहां पर क्लियर नहीं था। तो वहां पर क्या चीज की बात होती थी? फैक्टर्स। मेंडल ने जो टर्म यूज किया वो क्या था बच्चों? फैक्टर टर्म था, जिसका यूज मेंडल ने किया है। ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ द putative genetic material was investigated, culminating in realization that DNA is the genetic material. अगले 100 सालों तक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, इन्वेस्टिगेशन किया और इस चीज पर आए कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है बच्चों, इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है किसका? तो न्यूक्लियोटाइड का। क्या है बच्चों? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। याद रखिए बच्चों, डीएनए का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिए, डीएनए का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है बच्चों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए, आरएनए का भी याद रखिए बच्चों, क्या होता है आरएनए का? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बच्चों? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए। डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या रहता है? डीएनए। आरएनए आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। आपने क्लास 11 में जरूर पढ़ा होगा आरएनए के बारे में कि वो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर, और ज्यादातर काम किस तरह करता है वो? मैसेंजर के तौर पे। आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल एज, कुछ एक्स्ट्रा रोल भी हैं। क्या है रोल बच्चों? इट्स फंक्शन एज एडेप्टर। किसके तौर पे काम करता है ये? एडेप्टर के तौर पे। आगे चलकर इस चैप्टर में हम इसको समझेंगे। स्ट्रक्चरल रोल है और सम कैटालिटिक मॉलिक्यूल में भी इसका फंक्शन देखने को मिलेगा। इन क्लास 11 you have already learned the structure of nucleotide and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymer. आपने क्लास 11 में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है न्यूक्लियोटाइड के बारे में, एंड द वे मोनोमर आर यूनिट टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर, और किस तरह से वो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर पढ़ाते हैं आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होगा बच्चों। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट्स रेप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। उसका रेप्लिकेशन समझेंगे। क्या समझेंगे? कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है। आफ्टर दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए टू डीएनए। क्या सीखेंगे? आरएनए से किस तरह से डीएनए बनेगा। द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। वो कौन से जेनेटिक कोड हैं जो कि डिटरमाइन करता है सीक्वेंस, जिससे कि प्रोटीन बनता है, अमीनो एसिड का वो सीक्वेंस जिससे कि प्रोटीन बनता है। और फाइनली प्रोटीन ऑफ सिंथेसिस, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन भी कहते हैं। द The determination of complete nucleotide sequence in human genome during last decade has set a new era of genomics. Genomics last section है इसका, लिखा भी है इन द लास्ट सेक्शन, द essential of the human genome
सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस विल बी डिस्कस्ड, कि किस तरह से ह्यूमन जीनोम के क्या क्या सीक्वेंस थे और किस तरह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, ये दोनों ही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is DNA. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में. किसके बारे में बच्चों? डीएनए को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. चलिए, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड, है ना बच्चों? डीएनए किसका पॉलीमर है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू एच बेस पेयर. तो डीएनए का जो लेंथ है वो कैसे पता करते हैं कि कितना लंबा है डीएनए? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ बेस पेयर पे. किस पे डिफाइन करता है बच्चों? नंबर ऑफ बेस पेयर. दिस ऑल्सो कैरेक्टराइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये और भी आपको बताता है कि किस ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए पाया जाता है. मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए का लेंथ अलग अलग होता है, और अगर हमको पता चल जाए कि उसका लेंथ क्या है तो आप बता सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है. चलिए बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर आप बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करें तो जिसका नाम हम लोग क्या नाम से जानते हैं? Xi 174. क्या है बच्चों? Xi 174 हैज 5386. कितना है बच्चों? 5386 बेस पेयर. बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितना है बच्चों? 48502 बेस पेयर पाया जाता है. वहीं पर ई कोलाई का जो बेस पेयर है वो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होता है. ह्यूमन बीइंग का हैप्लॉइड कंटेंट क्या है बच्चों? 3.3 इंटू 10⁹. तो बच्चों हम लोगों ने कुछ चीजों का नंबर ऑफ बेस पेयर्स पढ़े. पहला हम लोगों ने किसका पढ़ा था बच्चों? बैक्टीरियोफेज, जिसमें होता है 5386 5386 बेस पेयर. सेकेंड में हमने पढ़ा 48,502 बेस पेयर लैम्डा का. फिर हमने ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶, और फाइनली हमने जो ह्यूमन बीइंग में पढ़ा वो क्या पढ़ा? 3.3 इंटू 10⁹. याद रखिए 5386 किस में पाया जाता है बेटा? Xi 174 या फिर बैक्टीरियोवायरस में, बैक्टीरियोफेज वायरस में. और लैम्डा में क्या पाया जाता है बच्चों? 48,502 बेस पेयर. ई कोलाई में है 4.6 इंटू 10⁶, और वहीं पर ह्यूमन बीइंग में है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर. Now moving to the next section, structure of polynucleotide chain. Structure क्या होता है? Let us recapitulate a chemical structure of polynucleotide chain, DNA और RNA. हम लोग किस बारे में से पढ़ेंगे अभी? DNA और RNA. A nucleotide has 3 component, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप. समझिए बच्चों, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं उसमें क्या क्या है? पहला है नाइट्रोजनस बेस. क्या है बच्चों? प्यूरीन और पाइरिमिडीन. फिर क्या है? पेंटोज शुगर. राइबोज, अगर आरएनए है तो राइबोज और डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज. और फाइनली उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है. फाइनली क्या है जुड़ा हुआ? उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है. इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बोलिए बच्चों, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड. क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोटाइड. अब इनके बारे में आपको डिफाइन किया गया. देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस. जैसे कि मैंने कहा नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं. एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पाइरिमिडीन. 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन. खास बात क्या याद रखना है बच्चों कि प्यूरीन 2 तरह के होते हैं, एडिनाइन और गुएनाइन. और पाइरिमिडीन में 3 तरह के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन. मैंने जैसे याद किया था बच्चों, प्यूरीन में यू होता है और डबल में भी क्या होता है? यू. डबल में भी क्या होता है? यू. तो प्यूरीन में 2 होता है डबल, प्यूरीन में 2 होता है डबल. तो प्यूरीन में 2 होते हैं ए जी. क्या होता है बेटा? ए जी. और पाइरिमिडीन में 3 होते हैं. अब अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरे की याद करने की जरूरत है ही नहीं, 3 होगा भाई दूसरे में. वो कौन से? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन. आगे अगर बात करें बेटा तो साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए. याद रखिए साइटोसिन दोनों में ही पाया जाता है, डीएनए और
आरएनए में, थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। थायमिन सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? डीएनए में। और यूरेसिल पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ थायमिन में। याद रखिए, साइटोसिन दोनों में पाया जाता है, थायमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, और यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है थायमिन की जगह पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा, हम लोग आगे पढ़ेंगे एटीजीसी। क्या पढ़ेंगे? एटीजीसी। वहां पर हम लोग समझेंगे कि क्या बोलना चाहता है कि थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। यूरेसिल जो है वो थायमिन के जगह पर यूज होता है। इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। यहां तक था नाइट्रोजनस बेस। नाउ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू दी OH of one position of the carbon pentose sugar through a n nucleosidic linkage to form a nucleoside। पहले हम समझेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। क्या कह रहा है? एक नाइट्रोजनस बेस है लिंक टू द OH ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कार्बन ऑफ पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर काउंट कीजिए बच्चे, कितने सुगर है? 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंटोज सुगर है। क्या कह रहा है? एक नाइट्रोजनस बेस, क्या बच्चों? नाइट्रोजनस बेस अभी भी पढ़े, फर्स्ट पोजीशन पे अटैच होता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? नाइट्रोजनस बेस। तो कह रहा है नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH ऑफ फर्स्ट, देखिए बेटा यहाँ पे OH लगा होगा और उससे यहाँ पर जुड़ा हुआ है, थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। इस बॉन्ड जिससे ये जुड़े हैं वो क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कौन सा लिंकेज है बच्चों? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा बॉन्ड है बच्चों? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद रखिए बेटा, पूछ लेता है कि किस बॉन्ड से ये लोग जुड़े हुए हैं, तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से इनका एडिशन होता है। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। अगर कोई पूछता है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो बोलिएगा सॉरी हाँ, बोलिएगा बच्चों, जब एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है पेंटोज सुगर के साथ, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर को ही हम क्या कह देते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। याद रखिएगा। नाउ सच एज, इन स्ट्रक्चर्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है? अगर वो आरएनए है तो एडिनोसाइन, और अगर वो डीएनए है तो डीऑक्सी एडिनोसाइन। आरएनए है तो ग्वेनोसाइन, या फिर डीएनए है तो डीऑक्सी ग्वेनोसाइन। साइटिडीन या डीऑक्सीसाइटिडीन ये यहाँ पर आरएनए के लिए यूज किया गया है, और यहाँ पर डीएनए के लिए यूज किया गया है। यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि आरएनए में जहाँ पर यूरिडीन का यूज किया गया है, वहीं पर डीएनए में यूरिन के बदला क्या यूज किया गया है? थाइमिडीन। क्या यूज किया गया बच्चों? थाइमिडीन। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यूरेसिल जो है वो रिप्लेस कर देता है, यूरेसिल जो है वो थाइमिडीन को रिप्लेस कर रहा है। नाउ after learning the nucleoside topic, we will move to nucleotide. When a phosphate group is attached to the OH of the fifth carbon of a nucleoside through a phosphoester linkage, जब एक फोस्फोरस ग्रुप अटैच होगा फिफ्थ पोजीशन पे, कहां पे बच्चों? फिफ्थ पोजीशन पे। कहां गया? When a phosphate group is attached to the OH of fifth carbon of the nucleoside through the phosphodiester linkage। देखिए बच्चा, फोस्फेट जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? फोस्फेट जुड़ेगा। कहां जुड़ रहा है? फोस्फो फिफ्थ पोजीशन ऑफ द कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फोस्फोइस्टर लिंकेज। कौन सा लिंकेज बनाता है ये? फोस्फोइस्टर लिंकेज। क्या कहते हैं इस बच्चों? इनको फोस्फोइस्टर लिंकेज। तो कहां गया?
अ करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। क्या बनता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर न्यूक्लियोसाइड से, क्या बच्चों? न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फोरस प्लस फोस्फोरस तो हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, याद रखिएगा। न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फोरस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। फोस्फोरस जो जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? फोस्फोस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? फोस्फोस्टर बॉन्ड, याद रखिएगा। Two nucleotides are linked through 3-5' phosphoester linkage to form a dinucleotide. देखिए बेटा, अब ये एक बन गया, ये एक बन गया। अब ये दोनों जो हैं जुड़े होते हैं एक दूसरे से। किस तरह से जुड़ते हैं? सुनिए फिर से क्या कह रहा है। A link through 3-5' phosphodiester linkage। 3-5' फोस्फो, एक का थर्ड और एक का फिफ्थ पोजीशन से, एक के थर्ड के और एक के फिफ्थ को पोजीशन से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? थर्ड कार्बन। क्या है बच्चों? थर्ड कार्बन। और वहीं पर लास्ट वाले के कार्बन कौन सा है? फिफ्थ पोजीशन पे। कहाँ पे है? फिफ्थ फोस बनाया हुआ नहीं है, पर फिफ्थ फोस्फेट ग्रुप से यहाँ पर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ले लेते हैं, है ना। तो अगर आप ठीक से देखिए बच्चों, तो ये फिफ्थ पोजीशन पे इसके जुड़ा हुआ है। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके बहुत सारे, जब एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो हम उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड, तो पॉलीमर के एक एंड पे क्या होगा? फ्री हाइड्रोक्सिल, और दूसरे एंड पर क्या होगा? फोस्फेट। हैज फोस्फेट मोइटी एट 5' एंड ऑफ द सुगर। एक एंड पे क्या होगा? फोस्फेट, क्योंकि 5 फिफ्थ एंड कहलाता है, which is referred to the fifth end of the polynucleotide chain. Similarly, other पे क्या होगा? free OH group। क्या होगा बच्चों? free OH group which is called 3' end। तो आगे चलकर जब आप 5' 3' पढ़िएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 5' 3' का क्या मतलब है। 5' रिप्रेजेंट कर रहा है फोस्फोरस वाले को, और 3' रिप्रेजेंट कर रहा है OH के प्रेजेंस को। The backbone of the polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate। क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों कि बैकबोन जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो बैकबोन है वो किसका बना हुआ है? सुगर एंड फोस्फेट। सुगर एंड फोस्फेट। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू द सुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। इस बैकबोन से बाहर निकलता हुआ क्या दिखता है हमको? नाइट्रोजनस बेस। क्या दिखता है बच्चों? नाइट्रोजनस बेस। ये तो बात किया हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड का। किस चीज का? न्यूक्लियोटाइड का। अब हम बात करते हैं आरएनए सीक्वेंस के बारे में। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिडुअल हैज एन एडिशनल ओएच। आरएनए किस तरह से डीएनए से अंतर है, समझिए। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन इन राइबोस। also in RNA uracil is present in the place of thymine, another chemical name of thymine। देखिए बेटा, दो चीज बोले, एक आरएनए बोल रहा है और एक डीएनए। आप समझिए, आरएनए में एक एडिशनल ओएच ग्रुप होता है और जबकि डीएनए में सिर्फ एक ही ओएच ग्रुप होता है। आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? थाइमीन। अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से दो ही बात होता है, आगे और बात होता है। यूरेसिल का दूसरा नाम याद रखिए 5 मिथाइल, सॉरी थाइमीन, थाइमीन का दूसरा नाम याद रखिए 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या नाम है बच्चों? 5 मिथाइल यूरेसिल। नीट में पूछा है एक बार बच्चों कि यूरेथाइमिन का नाम क्या है, केमिकल नेम दूसरा क्या है? तो 5 मिथाइल यूरेसिल, जो कि कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। थाइमिन कहाँ पाया जाता है? डीएनए में, याद रखिएगा। और यूरेसिल कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस, याद रखिए डीएनए क्या होता है? एक एसिडिक सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस was first identified by Friedrich Mischer in 1869. He named it nuclein। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों एक डीएनए जो है वो पाया गया। किसने खोज किया इसका?
फ्रेडरिक मिशर, क्या नाम है बच्चों? फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर इन 1869, और उन्होंने इसका क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of the structure the elucidation of the structural DNA remain elusive for long period of time. उन्होंने खोज तो दिया, उन्होंने बता तो दिया भाई यहाँ पर कुछ तो है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिन। क्या कहा गया उसको? न्यूक्लिन। क्या कहा उन्होंने? कि एसिडिक सब्सटेंस तो प्रेजेंट है जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? न्यूक्लिन। क्या रखा? न्यूक्लिन। बट उस समय टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा वास्ट नहीं था कि वो इसको निकाल सके, इसको बाहर निकाल के पढ़ सके, तो इन्होंने बस नाम तक दिया था। याद रखिए, इट वाज in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkes and Rosalind Franklin, proposed a very simple way but famous double helix model structure of the DNA. पूछते हैं सवाल कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल किसने दिया है? तो उसको दिया है फ्रांसिस क्रिक एंड जॉन जेम्स वाटसन, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। क्या याद रखिए बच्चों? वाटसन एंड क्रिक। क्या दिया है इन्होंने? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या दिया है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब सवाल है, जब 1869 में फ्रेडरिक मिशर नहीं दे पाए तो ये दोनों ने किस बेसिस पे दे दिया? तो याद रखिएगा, इन्होंने जो काम किया वो किस पर किया? एक्सरे डिफ्रैक्शन पे। किस पर किया बच्चों? एक्सरे डिफ्रैक्शन, जो कि किसने निकाला था? मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन पे इन्होंने काम किया, और एक्सरे डिफ्रैक्शन की खोज किसने की थी? मॉरिस विल्किंस। क्या नाम है बच्चों? मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। किन्होंने काम किया? मॉरिस विल्किंस एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन खोजा था। तो दो साइंटिस्ट का नाम एक साथ है, और इस पूरे टॉपिक में आपको अभी तक तीन साइंटिस्ट का नाम सुनने को आया बच्चों। पहला साइंटिस्ट कौन थे? फ्रेडरिक मिशर। क्या खोज किया इन्होंने? डीएनए का खोज किया कि वह एक एसिडिक सब्सटेंस है, और इसका नाम क्या रखा उन्होंने? न्यूक्लिन। सेकंड साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चों? जो नाम लिया गया है वो है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने क्या बताया? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या बताया? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या बताया बच्चों? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और तीसरा नाम जो यूज करते हैं हम लोग वो है मॉरिस विल्किंस एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन बताया था। क्या बताया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन। और इसी के बेसिस पे वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को बताया। However, this was proposed also based on However, this proposition was also based on observation of Edwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratio of AT and GC are always equal. एक और साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर यूज किया गया है, वो है एडविन चार्जफ। कौन है बच्चों? एडविन चार्जफ। इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है, इसमें जो आपका एडिनाइन और थाइमिन और गुएनाइन और साइटोसिन, इनका रेशियो हमेशा सेम होता है। एटी और जीसी का रेशियो हमेशा सेम। इस पर क्वेश्चन आता है बच्चों, किस तरह से आता है? कहता है एडिनाइन जो है बच्चों वो 30% है। कितना है? 30%। तो बताओ साइटोसिन कितना प्रेजेंट होगा? एक मिनट, क्वेश्चन क्या आता है? अगर तो मोटा यूज, अगर एटी जिसे पूछते हैं, अगर एडिनाइन 30% है तो बताओ साइटोसिन कितना प्रेजेंट हो? तो बच्चों 89 अगर 30 है तो थाइमिन भी क्या हो जाएगा? 30%। तो यहाँ क्या हो गया? 60% हो गया। बचा क्या? 40%। तो गुएनाइन और साइटोसिन मिलाकर कितना परसेंट हो गया? 40%। उस हिसाब से एक का रेशियो क्या आएगा? 40 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 20%। मतलब एडिनाइन 30, थाइमिन भी 30, गुएनाइन और साइटोसिन 20-20 होगा। एक मिनट रुकेंगे बच्चों।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कुछ कि रेशियो अगर दिया हुआ है तो हम लोग इसको सॉल्व किस तरह से। हाँ मूव, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? द बेस The base pairing confer a very unique property of the polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other and are thereof. If the sequence of the base is one strand is known, the sequence of other strand can also be predicted. क्या कह रहे हैं? बेस पेयरिंग कन्फर्ड अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी, बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहते हैं बच्चों? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? हमेशा थाइमीन है, मतलब एडिनाइन का क्या है? थाइमीन। और ग्वेनाइन का क्या है बच्चों? साइटोसिन। किस में बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं डीएनए में। और यहीं पर अगर हम बात करें आरएनए का, तो टी के जगह पे आ जाता है यू, और जी के साथ तो सी ही रहता है। याद रखिए, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये कहाँ पे है? आरएनए का पढ़ाए हैं। और डीएनए में यू के जगह पर क्या आ जाएगा? थाइमीन। डीएनए में यू के जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों? थाइमीन आ जाएगा। चलिए, this is called also if each strand of DNA, if each strand from a DNA, let us call parental DNA, act as a template for synthesis of new strand. याद रखिए, क्योंकि पता है हमको डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या था बच्चों? डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो अगर हम एक स्ट्रैंड, कोई भी एक स्ट्रैंड को हम पकड़ लें, इसको हम पेरेंटल डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेरेंटल डीएनए। ये टेम्पलेट का काम करती है दूसरे स्ट्रैंड को बनाने में, दूसरे स्ट्रैंड को बनाने में। और जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? डॉटर डीएनए। क्या कहते हैं बच्चों? डॉटर डीएनए। तो यहाँ से हम लोग डबल हेलिक्स के कुछ फीचर्स को समझते हैं। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। किसका बना हुआ है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड चेन का, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन का। वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुगर फोस्फेट। ये भी पूछता है बैकबोन किसका बना है, ऊपर ही बात किए थे। सुगर फोस्फेट एंड बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। बेसिस कहाँ रहते हैं? इनसाइड। द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इट मीन्स इफ वन चेन हैज पोलैरिटी 5-3 तो दूसरी की पोलैरिटी क्या होगी? 3-5। अगर सपोज इसकी पोलैरिटी 5-3 है, 5-3 तो दूसरी जो बना रहे हैं हम, उसकी पोलैरिटी क्या होगी बच्चों? 3-से 5। क्या होगी? 3-से 5। अगर ये 5 है, यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर बच्चों 5। द बेसिस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो बेसिस होते हैं ना, वो एक दूसरे से पेयर होते हैं। किस तरह से पेयर होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। एज अ रिजल्ट, forming a base pair. Adenine form 2 hydrogen bonding with thymine and vice versa. Similarly, guanosine and cytosine has 3 hydrogen bonding. याद रखिए बच्चों, एडिनाइन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और गुएनाइन ट्रिपल। गुएनाइन क्या बनाते हैं? 3 बनाते हैं। तो एडिनाइन थाइमिन के साथ 2 बनाते हैं, तो वहीं पर गुएनाइन जो है वो 3 बनाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कह सकते हैं। ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पायरिमिडीन। प्यूरिन में 2 थे, ए और जी, और पायरिमिडीन में 3 थे। प्यूरिन में हमेशा 2 थे बच्चों, ए और जी। और पायरिमिडीन में 3 पढ़ा हमने, थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो ये हमेशा अपोजिट में आते हैं, मतलब एडिनाइन के साथ हमेशा थाइमीन, गुएनोसाइन के साथ हमेशा साइटोसिन होगा। ये आरएनए में बात कर रहे हैं। और डीएनए में अगर है तो एडिनाइन के साथ यूरेसिल और गुएनाइन के साथ साइटोसिन। याद रखिएगा, ये आरएनए में, ये आरएनए में, और ये बात कर रहे हैं हम लोग ऊपर वाला डीएनए। करेक्ट है?
आगे देखते हैं। द टू चेन आर coiled इन अ राइट हैंड फैशन। ये दोनों ही जो दोनों चेन होते हैं वो coiled होते हैं राइट हैंड फैशन में। कौन से फैशन में? राइट हैंड फैशन। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों नीट के लिए। पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। क्या है बच्चों? पिच, टोटल पिच जो है वो कितने लेंथ की है? 3.4 नैनोमीटर। क्या है बच्चों? पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है। देयरफॉर 10 टोटल कितने पिच होते हैं बच्चों? 10। तो एक पिच की लेंथ क्या होगी? 3.4 अगर टोटल लेंथ है और 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 3.4 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा 0.34। क्या आ जाएगा बच्चों? तो एक ईच बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 3.4 नैनोमीटर। क्या है बच्चों? 3.4 नैनोमीटर। ये काफी। तो यहाँ पर डबल स्ट्रक्चर समझाया गया है। ये एडेनाइन है, ये थाइमिन है, ये बात बताया गया। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स। एक दूसरे पे स्टैक्ड रहते हैं। दिस इन एडिशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्ट द स्टेबल। तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ये किसके वजह से स्टेबल हो पा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। Compare the structure of purine and pyrimidine. Can you find out why the distance between the two polynucleotide chain in DNA remain almost constant? क्यों हमेशा constant होते हैं? The proposition of a double helix structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary. Now, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था डीएनए का, समझाना उसको कितना इजी समझाया गया, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, रिवॉल्यूशन की तरह काम किया। अब उसके आगे एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रांसिस क्रिक। ही प्रपोज सेंट्रल डोगमा। पूछता है सेंट्रल डोगमा किसने दिया? याद रखिए बच्चों, फ्रांसिस क्रिक ने। क्या बोला? कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बताया उन्होंने? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। याद रखिएगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से डीएनए को बनने को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। वहीं पे डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं बच्चों। नाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बच्चों पैकेजिंग ऑफ डीएनए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल में चीज़ों को समझ में आ रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।